जय हिंद। हम सभी हैं अभी लर्न विथ आर्या के चैनल पर, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो क्लास 7, 8, 9 के बच्चों को तो काम आता ही है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज्ञानवर्धन के लिए आम आदमियों के काम भी आता है। तो एग्जामिनेशन की तैयारी करने हेतु, जनरल कंपटीशन तैयारी करने हेतु, आपका ज्ञानवर्धन के लिए ये लगभग सारे लोगों के काम आने लायक टॉपिक आज है। तो आज हम सभी टॉपिक करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हमारे देश में गवर्नमेंट 3 लेवल की होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है और फेडरल कंट्री में एटलीस्ट 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, और इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लास 6 के बच्चे पढ़ लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, क्लास 7 के बच्चे पढ़ लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और क्लास 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना रहता है। एनसीईआरटी जो पुरानी बुक्स हैं, हालांकि एनसीईआरटी ने बुक्स नहीं ला दी है, तो पुरानी बुक्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, नई बुक में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, और क्लास 9th नई पुरानी दोनों बुक में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 7, 8, 9 तीनों क्लास के बच्चों के साथ साथ ज्ञानवर्धन के लिए जनरल कंपटीशन के बच्चों को भी काम आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक में आते हैं। इसमें हम लोग पढ़ाएंगे क्या क्या? इसमें पढ़ाएंगे हम आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में ब्रिटेन से लाया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का पावर कौन कौन सा है। लोग जनरली समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट का 2-3 पावर है। प्रेसिडेंट के पावर को कैटेगराइज किया गया हुआ। तो प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, क्या उनका पावर होता है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कानून कैसे बनेगा, और अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी, किसके क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे देश में हमारी जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गवर्नमेंट 3 लेवल का, सेंट्रल लेवल जो पूरे इंडिया के लिए होगा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए होगा, और लोकल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा कैसे भाई, तो आपको हम इसका तरीका बता रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले तो जान ले कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। आजादी के जस्ट पहले, आजादी के जस्ट पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश की जो मॉडल थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी अच्छी बातें थी, और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ा है वो ब्रिटेन का और आयरलैंड का पड़ा हुआ। तो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट आज हम पढ़ेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का मतलब जनरली लोग समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट एक हाउस है, तो नहीं, पार्लियामेंट का मतलब होता है 3। जब कभी भी आपके सामने आएगा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब समझिएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब ये तीनों होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जहां कहीं भी पार्लियामेंट की चर्चा आवे तब तुरंत दिमाग में लगाइए क्या कि लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। केवल पार्लियामेंट का मतलब न लोकसभा होता है, न राज्यसभा होता है, न प्रेसिडेंट होता है, तीनों होता है। हालांकि प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है। प्रेसिडेंट लोक पार्लियामेंट का एक पार्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले लोकसभा और राज्यसभा से। तो लोकसभा राज्यसभा का जो डिफरेंस है, एक लोकसभा राज्यसभा का जो डिफरेंस है, हम लोग डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसमें पार्लियामेंट का दोनों हाउस। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में नॉर्मल डिफरेंसेस तो लगभग लोग जानते हैं, लेकिन इसका डिटेल डिफरेंसेस दोनों में है क्या क्या। तो लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में अभी एट प्रेजेंट संभावना है कि जो नई परिसीमन आएगी, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग नया बन गया हुआ है और ज्यादा नए वाले बिल्डिंग में एकोमोडेशन की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो संभावना है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में भी सीट बढ़ेगा, राज्यसभा में भी सीट बढ़ेगा। लेकिन वो जब होगा तब, अभी तत्काल तत्काल हम लोग जान रहे हैं कि लोकसभा में टोटल सीट है 545, जिसमें है 543 + 2,
543 इलेक्टेड है, 2 एंग्लो इंडियन होता है, तो 545 इसका होता है 250, जिसमें 238 इलेक्टेड और प्लस 12 होता है नॉमिनेटेड। तो मेंबर हो गया पहले दोनों का, इसमें टोटल मेंबर 545, इसमें टोटल मेंबर 250। इसका टेन्योर होता है 5 इयर्स का, लोकसभा का टेन्योर है 5 इयर्स का। इसका टेन्योर और लोकसभा का टेन्योर और लोकसभा के मेंबर का टेन्योर, राज्यसभा का टेन्योर और राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर दोनों में फर्क होता है। तो राज्यसभा का टेन्योर फिक्स नहीं है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी भी पूरी डिजॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल समाप्त होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? तो कारण होता है क्या, इसका जो होता है ना, हर 1/3 जो होता है हर 2 साल में हट जाएगा। 1/3 मेंबर इसका हर 2 साल में हटेगा, तो 1/3 हटा, बाकी तो बचा हुआ है, फिर 1/3 हटा, फिर बाकी बचा हुआ है। इसलिए राज्यसभा परमानेंट हाउस कहलाती है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। तो लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी होता है 5 इयर्स और इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 इयर्स। जीके के क्वेश्चन में जनरली बच्चा फंस जाते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन में दे देगा 5 साल, 4 साल परमानेंट, 5 साल, 4 साल परमानेंट, 2 साल। ऑप्शन आंसर होना चाहिए था इसका क्या चाहिए, तो 5 साल, 4 साल परमानेंट और 2 साल, ये हो जाएगा परमानेंट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल परमानेंट, 4 साल, 6 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 साल। तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इसमें 543 का चुनाव होता है, 2 एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन फिलहाल तत्काल अभी नहीं लिया जा रहा है। इसमें 250 सदस्य हैं, 238 का चुनाव होता है और 12 नॉमिनेटेड होता है। इसका इलेक्शन जो होता है ये डायरेक्ट, इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट यानी कि जनता चुनती है। लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है, 18 साल की अथवा उससे अधिक की जितनी जिनकी उम्र है उनको उस जनता चुनती है। अब इसका चुनाव कैसे होगा लोकसभा का, तो मान लीजिए कि हमारा देश है, अब पूरे देश को बांटा जाता है, जितना सीट है तो 543, तो 543 कंस्टिट्यूएंसी में पूरे देश को बांटा जाएगा, 543 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा और ये कहलाएगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। ये लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कहलाएगा टोटल 543 और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर चुना के आएगा। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होती है कि क्या सारे सदस्यों को सारी जनता चुनती है क्या, तो नहीं, सारे सदस्यों को सारी जनता नहीं चुनती है। अपनी कंस्टिट्यूएंसी जिसको लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है, तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी मान लो कि हम लोग सीतामढ़ी में हैं, तो सीतामढ़ी कंस्टिट्यूएंसी अगर हमारा ये है, तो सीतामढ़ी कंस्टिट्यूएंसी के जो वोटर होंगे जिनकी उम्र 18 साल अथवा उससे अधिक है, वो यहाँ से अपने एक सदस्य का चुनाव करेंगे और ये जो चुना जाएगा ये कहलाएगा एमपी। तो एमपी का चुनाव करेंगे, लोकसभा में के मेंबरों को कहा जाएगा एमपी, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपीए कहा जाता है। विधानसभा विधान परिषद में अंतर है, विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमएलए, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाएगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को कहा जाएगा एमपी। तो एक एक सदस्य का लोग चुनाव करेंगे, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एक सदस्य चुनाएगा, जो चुना गया वो कहलाएगा एमपी। तो इसका चुनाव होता डायरेक्ट, जनता चुनती है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता चुनती है, लेकिन इसके सदस्यों का डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, इसका इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इसका चुनाव है इनडायरेक्ट। तो इसको चुनती कौन है भाई, तो जनता का प्रतिनिधि, जिसको जनता चुनती है वो इसको चुनेगा, मतलब जनता की प्रतिनिधि चुनेगा। इसको चुनेगा कौन, तो एमएलएज, एमएलएज और एमपीज, एमएलएज और एमपी चुनता है। हालांकि इसके चुनने की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है, लोकसभा राज्यसभा लोग जान जाते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में जैसे हमारे यहाँ है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज हमारे देश के लोगों को मिला हुआ है। हर नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार है और हर वोट का वैल्यू 1 होता है। लेकिन राज्यसभा में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं होता। ध्यान रखना कि राज्यसभा में
एक विधायक के वोट का वैल्यू बराबर नहीं होगा, सारे विधायक के वोट का वैल्यू, सारे राज्य के विधायक का वोट का वैल्यू बराबर नहीं होगा, सारे राज्य में जो एमपी हैं सबके वोट का वैल्यू इक्वल नहीं होता है, तो उसमें 1% 1 वोट 1 वैल्यू इक्वल नहीं होता। इसका नियम होता है क्या कि राज्य के एमएलए का, ठीक है, एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होगा। मान लो कि बिहार में जो एमएलए होंगे तो बिहार के एमएलए का वैल्यू, वोट का वैल्यू कितना होगा राज्यसभा में, राज्यसभा के कैंडिडेट के चुनाव में। तो राज्य की जन पॉपुलेशन को, ठीक, राज्य के पॉपुलेशन को राज्य के विधानसभा सदस्यों से भाग दे दिया जाएगा, जितना आएगा उसको फिर 1000 से भाग दिया जाएगा, तब जो आता है वो होता है राज्यसभा इलेक्शन के लिए विधानसभा के एक एमएलए के वोट का वैल्यू। ठीक इसी तरह होता है संसद का। तो लोकसभा में जितने सदस्य होंगे, देश की जनसंख्या को लोकसभा सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा, जो आएगा उसको पुनः 1000 से भाग दे दिया जाएगा, और तब जो आएगा वो एक सांसद के वोट का वैल्यू होगा राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव इनडायरेक्ट वे में होगा, एमएलए और एमपी करेगा, और लोकसभा के सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। चलिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लोकसभा हर 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है। नियम है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, 5 साल से पहले भी इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। कब? तो लोकसभा में अब ये जो चुनाव हुआ तो इसमें 543, मान लो कि 2 अलायंस है, एक हो गया यूपीए और एक हो गया एनडीए, यूपी और एनडीए 2 अलायंस हो गया। अब दोनों अलायंस को मान लो कि इसको सरकार बनाने के लिए चाहिए था 272। नियम समझ लीजिएगा, सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए था भाई, तो मिनिमम, ठीक है, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। अगर ये नंबर ऑड में है तो +1/2 कर दो, अगर ये नंबर ऑड में है तो +1/2 कर दो, तो 543 + 1/2 544/2, तो 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए मिनिमम। कम से कम 272 चाहिए था। अगर ये इवन में है, ठीक, अगर ये इवन में 250 होता तो /2 +1 कर देंगे, ताकि एक ज्यादा हो जाना चाहिए था। तो टोटल सीट के 50% से मिनिमम एक ज्यादा, तो हमारे यहाँ 272 चाहिए। तो मान लो कि इसको आ गया 272 और इसको आ गया 270, 272 और 270, 272 और 270। अब सरकार नियमता बनेगी 272 वाले की, ठीक, सरकार 272 वाले की बनेगी, तो ये हो जाएगा मेजोरिटी पार्टी। इसको हम कहेंगे मेजोरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी के एमपी को बुलाएगा कि भाई आप सरकार बना लीजिए, मेजोरिटी पार्टी को इनवाइट करेगी, आप सरकार बना लीजिए। ये सरकार बना लिया, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसमें से अगर 2 सांसद टूट करके चला आया इधर, अब ये आ जाएगा अल्पमत में, अल्पमत में आ जाएगा। अब ये कहेगा कि भाई इसके खिलाफ ले आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया और वो पास हो जाता है लोकसभा से, तो लोकसभा 5 साल के पहले भी डिजॉल्व हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल है 5 साल का, लेकिन समय से पहले डिजॉल्व हो सकती है, नहीं तो हो सकती है। कब होगी? तो अगर लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के खिलाफ है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब। क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? कहाँ हुआ है? इससे पहले मतलब भारत में कभी भी लोकसभा को 5 साल के पहले डिजॉल्व किया गया है? हाँ, किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो 2 बार उनकी सरकार गिरी, 2 बार सरकार गिरी नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण, और तीसरी बार जब सरकार बनी तो मेजोरिटी के साथ बनी, तो फिर पूरा 5 साल चली थी। तो 5 साल से पहले भी इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। अब क्या 5 साल से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है क्या? तो 5 साल से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। कब? अगर नेशनल इमरजेंसी है, ठीक। मान लो कि लोकसभा का कार्यकाल हमारे यहाँ 2024 से 2029 में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। अगर 2029 में इलेक्शन के जस्ट पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत चाइना का युद्ध हो गया, तो नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो गई, तो उस कंडीशन में पहले देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाएगा, न कि इलेक्शन को प्राथमिकता दिया जाएगा। तब क्या किया जाएगा? तो टेन्योर बढ़ा दिया जाता है लोकसभा का। तो लोकसभा का कार्यकाल नियमतः 5 साल का, लेकिन उसका टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ेगा कब? नेशनल इमरजेंसी के समय। और घटेगा कब? समय से पहले डिजॉल्व कब होगा? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। तो कार्यकाल होगा 5 साल का। ये परमानेंट हाउस है, कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 साल, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल। इसको कहा जाता है लोअर हाउस,
नाम से लगेगा लोअर हाउस और इसको कहा जाता है अपर हाउस। लोअर हाउस और अपर हाउस इसको लोअर हाउस के अलावे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। ठीक, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इसको हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ स्टेट, पीपल्स हाउस भी कहा जाता है इसको। तो लोअर हाउस, अब नाम से सुनने में लगेगा कि लोअर हाउस ज्यादा ताकतवर कि अपर हाउस ज्यादा ताकतवर, कौन सा होना चाहिए था? बच्चे अगर चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं कि लोअर हाउस को ज्यादा पावर कि अपर हाउस को ज्यादा पावर। सुनने में तो लगता कि अपर हाउस को ज्यादा पावर होगा, लेकिन नहीं है, जस्ट अपोजिट। कभी कभी बच्चों के मन में सवाल आता है सर लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल कौन है? तो समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल जनता, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल जनता। और जनता का जो हाउस होगा, ठीक, जनता का जो हाउस होगा यानी कि लोकसभा, ये ज्यादा पावरफुल होगा। कब? मनी बिल में, मनी बिल में, ऑर्डिनरी बिल में नहीं। ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर इक्वल होता है, लॉ बनाने में दोनों का पावर इक्वल होता है, लेकिन मनी बिल में लोकसभा का पावर ज्यादा होता है। तो इसको कहा जाता है लोअर हाउस, इसको कहा जाता है अपर हाउस। पावर दोनों में ज्यादा किसका होता है? तो वैसे दोनों इक्वल पावर होता है, दोनों का पावर वैसे इक्वल होता है, लेकिन मनी बिल में याद रखिएगा बिल दो तरह का होता है। बिल दो तरह का, एक होता है मनी बिल, मनी बिल, और होता है ऑर्डिनरी बिल। अब ये दोनों में अंतर क्या है? मनी बिल ऑर्डिनरी बिल में फर्क क्या है कि देश के फिनांस से रिलेटेड, देश के इनकम से रिलेटेड, देश के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, बजट वगैरह से रिलेटेड जो बिल होगा वो कहलाएगा मनी बिल। अब कौन कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर तय करता। तो मनी बिल में लोकसभा को ज्यादा पावर है, राज्यसभा को पावर नहीं है, याद रखिएगा। मनी बिल में लोकसभा को पावर है, राज्यसभा को पावर नहीं है। और बाकी ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर इक्वल होता है। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है भाई? तो दोनों का फंक्शन है लॉ बनाना। पूरे देश के लिए जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट से बनेगा, तो दोनों का काम हो गया लॉ बनाना। तो लॉ बनने का नियम है कि यदि कोई बिल, बिल तो बिल का मतलब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो यदि कोई बिल, बिल पहले आएगा कौन से हाउस में? क्वेश्चन रहेगा सर बिल पहले कौन से हाउस में लाएंगे? तो बिल क्या है? बिल एज लाइक प्रपोजल। ठीक, बिल एज लाइक प्रपोजल। जैसे मान लो उदाहरण बता रहे हैं कि बिहार की सड़कें जब अच्छी हो गई तो एक्सीडेंट बढ़ गया। सड़कें जब से अच्छी हुई बिहार में एक्सीडेंट बढ़ गया। तो मान लो कि कोई सांसद लोकसभा में बिल लेकर के आया कि बिहार की सड़कों को तोड़वा देना चाहिए था, बिहार की जनता को ठीक से चलने नहीं आता है, सड़कें अच्छी हो गई है, जनता के चलने की आदत नहीं सुधरा है, तो एक्सीडेंट बढ़ गया, तो बिहार की सारी सड़कों को तोड़वा दिया जाए। अब वो ये हो गया एक प्रपोजल। प्रपोजल आएगा, प्रपोजल के बाद डेलिब्रेट करेगा जो व्यक्ति लेकर के, जो सांसद लेकर के, तो बिल लाएगा कौन? तो बिल कोई ला सकता है, रूलिंग पार्टी भी ला सकता है, अपोजिशन भी ला सकता है, लेकिन नॉर्मली बिल नॉर्मली रूलिंग पार्टी लाता, अपोजिशन नहीं लाता है। अपोजिशन अगर लाएगा भी तो उसका बिल पास नहीं होगा क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। तो बिल यानी कि प्रपोजल, और प्रपोजल पे डिस्कशन होगी, डिस्कशन के बाद डिबेट होगा, डिबेट के बाद इलेक्शन होगा। अगर पास हो गया तो पास हो जाएगा, तो बाकी ऑर्डिनरी बिल को, ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर इक्वल है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना पड़ता है, और मनी बिल लोकसभा में पहले आएगा। ठीक, याद रखिएगा ऑर्डिनरी बिल, ध्यान रखिए बिल होता कितने टाइप का है? तो बिल दो टाइप का होता है। ठीक है, बिल होता है दो टाइप का, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी बिल किसको कह दिया, समझ में आ गया होगा? मनी बिल कह दी फिनांस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड जो बिल होता है उसको कहा जाता है मनी बिल, और बाकी जो बिल हो गया वो कहलाता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल दोनों में से किसी भी हाउस में पहले आ सकता है, लेकिन मनी बिल पहले लोकसभा में ही आएगा। ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउस से पास होना पड़ता है, लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, और बाद में जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अगर साइन कर दिया तब वो बन जाता है एक्ट। जब तक पास नहीं हुआ, डिस्कशन डिबेट में है, तब तक वो कहलाता है बिल, और पास हो जाने के बाद, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो बन जाता है एक्ट। जैसे शिक्षा का अधिकार आरटीई अब हो गया एक्ट। मनी बिल लोकसभा में ही आएगा,
नियम है पहले लोकसभा में ही आएगा और लोकसभा से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा जाएगा, लेकिन राज्यसभा को क्या है कि वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यसभा दो काम कर सकता है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है तो रिकंसिडरेशन के लिए वो लोकसभा को वापस भेज सकता है कि सर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, तो रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा को वापस भेज सकता है। अगर लोकसभा ने रिकंसिडरेशन कर लिया अथवा नहीं किया, सेम का सेम बिल पास करके भेज दिया, तो राज्यसभा को पास करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा क्या कर सकता है, राज्यसभा उसको 14 दिन तक डिले कर सकता है। कभी कभी होता नहीं कि फाइल को दबा दो भाई, होता है बहुत सारे ऑफिसों में, ये काम ये हमारे पर्पज का नहीं है, अरे इससे फायदा नहीं, फाइल को दबा दो। तो राज्यसभा क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मनी बिल को 14 दिन दबा देगा। अगर 14 दिन में उसने पास नहीं किया तो ये मान लिया जाता कि राज्यसभा ने पास कर दिया। तो जब ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा पासे कर दिया तो अपनी प्रतिष्ठा क्यों गवाए राज्यसभा। तो मनी बिल को जो लोकसभा से पास हो जाएगी वो राज्यसभा पास कर ही देता है। तो मनी बिल में राज्यसभा को पावर नहीं है, केवल लोकसभा को पावर है, और ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर सेम होता। कभी कभी क्या होगा बिल में, कभी कभी क्या होगा कि कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। मनी बिल में तो है कि नहीं, राज्यसभा को पावर ही नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी में दोनों का पावर इक्वल है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तब क्या होगा भाई, तब उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है। लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा, और तब ज्वाइंट सेशन में उसको पास करा लिया जाता है। तो नॉर्मली यूं समझिए कि रूलिंग पार्टी अगर कोई बिल लेकर के आती है और उसके प्रचंड बहुमत, जिसको प्रचंड मत क्लियर मेजोरिटी कहा जाता है, अगर है तो वो जो बिल लाएगा पास करा ही लेता है। बिल दो तरह का हो गया, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। दोनों में अब समझ में आ गया होगा कि दोनों में पावर किसका किसका है, किसका पावर कितना है। तो नॉर्मल बिल में दोनों का पावर इक्वल है, लेकिन मनी बिल में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। अब लोकसभा राज्यसभा को एक बार जल्दी से हम समझा देते हैं क्या। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में टोटल 545, राज्यसभा में 250। लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है, इसके सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। इसके सदस्यों को जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी एमएलए और एमपी चुनता है। इसमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू लागू होता है, और इसके इलेक्शन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू लागू नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। इसको लोअर हाउस, इसको अपर हाउस। मनी बिल में दोनों लोकसभा को ज्यादा पावर है और राज्यसभा को पावर नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में दोनों का पावर इक्वल है। अगर लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच्चे को लग गया कि नहीं सर आपने ये टच ही नहीं किया है, ठीक, लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपने टच नहीं किया, तो आप चाहें तो आप, ठीक, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर लोकसभा राज्यसभा का ये डिफरेंसेज आपने बताया नहीं, अथवा इसमें क्या डिफरेंसेज है। देखिए ये टॉपिक बड़ा लंबा है, ये एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, बड़ा लंबा टॉपिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ते क्या क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा, लोकसभा। अब लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर पढ़ना पड़ेगा। अगर जब बच्चा लोकसभा स्पीकर नहीं पढ़ा तो लोकसभा के बारे में उसको ज्यादा डिटेल पता ही नहीं चलेगा। तो लोकसभा स्पीकर पढ़ेंगे। उसके अलावा अब लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, एक टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। लोकसभा का एक तरह से समाप्त हो जाएगा। लोकसभा का कौन सा सदस्य बन सकता है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसकी पहली शर्त है, पहली शर्त है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी शर्त है 25 ईयर्स का एज मिनिमम होना चाहिए। 25 ईयर्स के बाद हो सकता है, बिलो नहीं होगा, मिनिमम 25 ईयर्स का होना चाहिए। तीसरा होता है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब पागल उगल नहीं होगा, साउंड माइंड का होना चाहिए था। चौथा होता है क्या, वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए था।
बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट का मतलब बैंक का पैसा वैसा लेके नहीं भागा हुआ होगा, बैंक के साथ धोखाधड़ी नहीं किया होगा, तो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। और पांचवा होता है क्या कि किसी क्रिमिनल एक्ट में, ठीक है, क्रिमिनल केस में वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए था, क्रिमिनल केस में वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट। अच्छा, ये एक कंफ्यूजन पैदा करता। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर फन्ना सांसद पर तो केस चल रहा है। देखो, केस चलना, आरोप लगना और आरोप साबित होना, दोनों में फर्क होता है। हमारा संविधान कहता है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाए तब तक आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, कम से कम 25 साल उम्र होना जरूरी है, वह व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए, वह बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, और वो क्रिमिनल केसेज में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए था, तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अब हम उसके बाद स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे, तब राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक, राज्यसभा पढ़ेंगे, उसके बाद तब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये टॉपिक चैप्टर छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन 2-3 इसका क्लासेज आएगा। 2-3 क्लासेज अगर क्लियर आप देख लेते हैं सब चीज, तो अब यूं समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, स्पीकर के बारे में आपको बड़ा डिटेल नॉलेज हो जाएगा। क्लास के साथ, एग्जाम के साथ आप अपना कंपटीशन तैयारी भी करा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।